हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे और लाजवाब तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो जिस पल का आपको बेसब्री से इंतजार था मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम वही सब कुछ देखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के भर भर के कमेंट्स आ रहे थे कि सर बायोलॉजी का वन शॉट स्टार्ट कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 जो कि है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इसका वन शॉट सॉल्यूशन देखेंगे और बहुत आसान तरीके से निपटा के छोड़ेंगे। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आज एकदम अलग आपको कुछ देंगे। यह समझना पूरे बायोलॉजी में सबसे चैप्टर, जो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर, सबसे कठिन मुश्किल चैप्टर माना जाता है, वो इसी को माना जाता है। लेकिन हम इस चैप्टर को भी इतना आसान बना देंगे कि आप ये बोल ही नहीं पाओगे कि ये चैप्टर कठिन है। और यहीं से बात कर लें, ये चैप्टर सबसे ज्यादा लंबा है तो यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। इसलिए इस बात को ध्यान देना, आज बहुत अच्छे से समझेंगे। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, ठीक है ना? एकदम हमने बोला है तो भैया 100 में 100% सारे टॉपिक को आपके दिमाग में हम स्टोर करके मानेंगे, याद रखिएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी में। एकदम एंजॉय करते हुए पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल तो टेंशन तो लेना ही नहीं है। ठीक, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, पुष्प की संरचना का सचित्र वर्णन करिए। ऐसा क्वेश्चन तो बहुत ही कम देखने को मिला है, जमाना हो गया है। बट अगर हम संरचना, भाई पुष्प के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर हमें पता ही ना हो फूल क्या है ना, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, तो भाई फूल ही नहीं पता है क्या है तो हम कैसे जानेंगे? क्योंकि पुष्प के ही बारे में पढ़ना है, पूरे चैप्टर में पुष्प को ही लेकर के है। ठीक, तो अगर हम बात कर लें पुष्प क्या है, तो वही पौधे का सबसे जो आकर्षक भाग होता है पुष्प। यहां से एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पुष्प में दलपुंज होता है, ये रंग बिरंगा है, जो पेटल्स हैं, पंखुड़ियां हैं, इनका क्या काम होता है? तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इनका क्या काम है? कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करना। तो सबका अलग अलग अपना काम है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले पुष्प की संरचना। तो पुष्प की संरचना में बात कर लें बच्चों, तो 4 प्रमुख भाग होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर आपको भी हम समझा रहे हैं, ठीक है ना? इसको भी साइड रखिए। तो पुष्प की संरचना में सबसे पहले जो होता है बाह्य दल। क्या होता है? बाह्य दल। ठीक है, उसके बाद जो है दलपुंज। दलपुंज, उसके बाद होता है पुमंग, फिर उसके बाद होता है जायांग। अब ये 4 प्रमुख भाग होते हैं। जो बाह्य दल होता है, आप एक नजर फेर दीजिए जरा इधर। तो जो बाह्य दल होता है ना प्यारे बच्चों, ये प्रायः हरे रंग का होता है। मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये, ठीक है। ये भी पूछ लेता है कि बाह्य दल का क्या काम होता है। तो बाह्य दल ये प्रायः हरे रंग का होता है और पुष्प का आधार होता है, इसी पे पुष्प पूरा टिका होता है। इसका काम यह है कि भैया जब ये कली अवस्था में रहती है तो पूरे फूल को ढक लेता है, ऐसे कलिका अवस्था में। और ये क्या करता है? सूर्य से प्रकाश की किरणों को अवशोषित करेगा, यानी क्लोरोफिल के द्वारा जब भोजन बनाता है, ठीक है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करता है। फिर उसके बाद मतलब ये दलपुंज आता है। तो दलपुंज जो है पेटल्स, जो पंखुड़ियों का पूरा समूह होता है, ठीक है ना? तो ये दलपुंज, ये जो आपको रंग बिरंगी दिखाई पड़ रही है, ये रंग बिरंगे दिखाई पड़ रहे हैं ना, गुलाबी गुलाबी नशा छा रहा है। तो यहां पर जो आपके गुलाबी दिख रहे हैं, वो क्या है? दलपुंज है। अब इनका काम क्या है? कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करना, है ना? तो भैया ये क्या करते हैं? इनमें सुगंध होता है, मकरंद होता है, खुशबू होती है, रंग चटक होता है। तो ये कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं कि आओ आओ मेरे पास आओ और परागण करो, यानी परागण के लिए आकर्षित करना इनका काम होता है। ठीक, तो ये हो गया। तीसरा पुमंग। पुमंग मतलब ये है, ये पुष्प का नर भाग, क्योंकि पुष्प में नर और मादा होते हैं। पुष्प में ही नहीं,
हर एक जीव में नर मादा होंगे। तो ये पुष्प का नर भाग होता है पुमंग। अब पुमंग में भी अगर बात कर लें तो पुमंग में कौन कौन से भाग होते हैं, तो यहां पे ध्यान देना, ये पुष्प का नर भाग होता है जो पुंकेसर से बना होता है। इसमें परागकोश और तंतु दोनों होते हैं, परागकोश और तंतु। तो बात कर ले भैया, तो पुमंग में भी एक परागकोश होता है और उसके बाद दूसरा होता है तंतु। तंतु ठीक, या पराग नलिका भी एक हम लिख सकते हैं, बट प्रमुख दो ही होते हैं। ठीक है, तंतु या फिलामेंट कहते हैं, ये याद रखना। ठीक है, अगर इसको देखेंगे फिगर के माध्यम से तो इस तरह से हम कह सकते हैं, ये ऐसे है और यहां से एक नलिका निकाल दीजिए, ये चीज। तो ये वाली जो ये डंठल है, लाइन है, इसको तंतु बोलेंगे। और ये ऊपर क्या है, घुंडी नुमा संरचना परागकोश। परागकोश क्या है, कोश का मतलब कमरा, उसी के अंदर परागकोश के अंदर ही परागकण होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी तरह से जायांग, जायांग जो पुष्प का क्या है, मादा भाग होता है, स्त्री, ये यूं कह सकते हैं स्त्री केसर, जो स्त्री केसर से मिलकर के बना होता है। किससे बना होता है बच्चों, स्त्री केसर से। इसमें प्रमुख भाग ये पूरा का यहां से यहां तक है, ये वाला जो पूरा भाग आपको दिखाई पड़ रहा है बच्चों, ये इतना सा भाग, ये इतना पूरा भाग, इसमें क्रमशः कौन कौन है, परागकण है, सॉरी परागकण कह रहे हैं। तो इसमें क्रमशः ये वर्तिकाग्र है, वर्तिका है और अंडाशय है। ठीक है, तो इसमें ये प्रमुख में है, वर्तिकाग्र, उसके बाद हमने बताया वर्तिका और उसके बाद अंडाशय। ठीक है, इसकी संरचना अगर हम बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं, ऐसे, ये ठीक, बीच में अंडाशय है, ये लाइन क्या है, वर्तिकाग्र है, सबसे ऊपर मतलब सबसे ऊपर वर्तिकाग्र है, बीच में वर्तिका है, नीचे अंडाशय। तो इतनी बात समझ में आ गई ना बच्चों कि पुष्प की संरचना में चार प्रमुख भाग, सबसे पहले ये चारों हैं। फिर उसके बाद हमने बताया पुमंग में भी क्या है, तो पुमंग यानी पुष्प का ये नर भाग होता है, इसमें भी दो भाग होते हैं शामिल। फिर जायांग, जायांग में तीन प्रमुख भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये पुष्प का मादा भाग होता है जो स्त्री केसर से बना होता है। ठीक है, ये तो रही पुष्प की संरचना। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर में क्वेश्चन से। हो गया प्यारे बच्चों, अब देखते हैं कि लघु बीजाणु धानी की संरचना। अब देखिए लघु बीजाणु धानी क्या है, तो लघु बीजाणु जो धानी है ये पराग कोश के भीतर होता है। किसके अंदर, पराग कोश के भीतर। ठीक है ना, तो पराग कोश के भीतर देखिए इसमें कहीं कहीं लिखा होता है कि, अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर क्या लघु बीजाणु धानी और पराग कोश एक ही है। देखिए हम सेम एकदम से नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ इतना है कि दूसरों में मतलब एक दूसरे में गहरा संबंध है। जैसे कहते हैं ना कि एक ही सिक्के के दो पहलू। तो पराग कोश के भीतर जो होते हैं वो लघु बीजाणु धानी होते हैं। अब पराग कोश क्या है तो हमने बता दिया, ये पुष्प का भाग होता है, नर भाग, जो घुंडी नुमा संरचना है। ठीक, उसी के अंदर परागकण होता है। तो लघु बीजाणु धानी क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, केवल समझना है बायोलॉजी को। ना इसमें आपको कोई थ्योरी रटना, ना इसमें आपको फार्मूला रटना, ना इसमें आपको भैया न्यूमेरिकल लगाने की जरूरत है। तो इसमें बहुत एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चलाना, बस एक बार टू द पॉइंट समझ जाइए, चीजों को समझ जाओगे। और वैसे हम भी हमने बता दिया ना, पूरे किताब का सबसे आसान सॉरी सबसे कठिन चैप्टर माना जाता है और इसे हम सबसे आसान तरीके से बताएंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो लघु बीजाणु धानी क्या है, एक बेलनाकार संरचना होती है और जो प्रत्येक पराग कोश के दोनों सतहों पर होती है। अभी हमने बताया ना कि पराग कोश जो होते हैं, पराग कोश की स्ट्रक्चर जो है इस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है, इस ऐसे, तो ये पराग कोश है। अब इसी के अंदर परागकण भरा होता है। ठीक, तो पराग कोश के दोनों सतहों पर होती है और इसकी रचना में निम्नलिखित भाग होते हैं।
यानी लघु बीजाणुधानी में अब कौन कौन से भाग होते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। ठीक है, वैसे चित्र भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो सबसे पहला है बाह्य त्वचा। सबसे पहला बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा क्या होता है? यह पराग कोश की सबसे बाहरी परत होती है जिसका मुख्य कार्य होता है सुरक्षा करना। तो मतलब जो बाह्य त्वचा है ये क्या है कि भैया पराग कोश की, जैसे पराग कोश है तो पराग कोश के सबसे अगर हम बात कर लें तो बाहरी जो परत होती है, ठीक है, जैसे ये वाली अगर हम परत मान लें तो सबसे बाहरी वाली परत जो होती है उसको बाह्य त्वचा कहते हैं। सबसे बाहर की परत ये समझ लेना बाह्य त्वचा होती है। इसका काम क्या है? तो सबसे प्रमुख काम यही है, क्या है? सुरक्षा करना। यानी ये पराग कोश को पूरी तरह से सुरक्षित रखने का काम करती है। ठीक है। दूसरा क्या है प्यारे बच्चों? दूसरा है अंतस्थीसियम। अंतस्थीसियम क्या है? तो यह बाह्य त्वचा के भीतरी मतलब भीतर उपस्थित एक भित्ति होती है जो प्रायः एक स्तरीय होती है। ये कहना कि यहां पे कह रहा है कि बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे, बाह्य त्वचा के जो नीचे होती है, ये आप देख सकते हैं कि इसके नीचे वाली परत यहां से यहां देखिए, ये क्या कहलाती है? अंतस्थीसियम। ये अंतस्थीसियम कहलाती है। और इसकी जो भित्ति होती है वो क्या है? एक स्तरीय होती है, यानी एक परत होती है उसमें। ठीक है। आगे देखेंगे तो इसकी कोशिकाएं पराग कोश के स्फुटन में मदद करके पराग कणों को मुक्त करती हैं। मतलब अंतस्थीसियम का काम क्या है? पराग कणों को मुक्त करना। जैसे इसका काम यह है कि इसमें स्फुटन कर देती हैं। स्फुटन का मतलब क्या है? इसमें फूट डाल देती हैं, ये फूट जाता है। जब पराग कण जैसे होता है ना कि मान लेते हैं इसे हम बना दे रहे हैं, ठीक है, समझिए इस तरह से जैसे इसे बन गया तो यहां से जो परागकण ऐसे बाहर निकलेंगे तो ये क्या है? तो इनको वही चीज, स्फुटन का मतलब है फूटना। तो इसकी जो अंतस्थीसियम की कोशिकाएं होती हैं ये पराग कोश के, ये जो पराग कोश है इसके स्फुटन में यानी इसके फूटने में मदद करती हैं ताकि पराग कण बाहर निकल सकें और क्या है? परागण की क्रिया हो सके। तो इसकी कोशिकाएं क्या होती हैं भैया? स्फुटन में मदद करके पराग कणों को बाहर निकालती हैं यानी मुक्त करती हैं। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए पहले इतना, फिर आगे इसके और पार्ट को देखते हैं। हो गया ना? आगे देखते हैं बच्चों। आगे है भैया अगला जो इसमें भाग है वो है मध्य परत। क्या है? मध्य परत। बड़ा आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। मध्य परत क्या है? ये 1 से 3 परत वाली एक पतली कोशिकाओं की क्या है बनी? भित्ति या दीवार होती है। और इसकी कोशिकाएं प्रायः नष्ट होकर बीजाणु जनन ऊतकों का पोषण करती हैं। तो यहां पे अगर आप देख लीजिए तो ये 1 से 3 स्तर वाली लेयर वाली, यानी इसकी जो मतलब ये बात कर लें, जो मध्य परत होती है ये एक की नहीं भाई, सबसे बाहरी जो थी वो बाह्य त्वचा, दूसरा एक परत थी वो अंतस्थीसियम, तीसरा क्या है? मध्य परत। इसमें 1 से लेकर के 3 परत होती है। ठीक। और इसकी कोशिकाएं जो प्रायः क्या है? नष्ट होकर के वो लघु मतलब वो बीजाणु जनन कोशिकाओं का या ऊतकों का क्या करती हैं? पोषण प्रदान करती हैं, यानी पोषण देती हैं। अगला बात कर लें बच्चों टेपिटम, जो कि इस टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? टेपिटम। अगर आप पेपर उठाइए तो सबसे ज्यादा यहां से जो पेपर में प्रश्न आया है कि टेपिटम के कार्य लिखिए या फिर टेपिटम क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन इससे संबंधित पूछा जाता है। तो टेपिटम क्या होता है याद रखना। तो जो टेपिटम है ना वो लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत होती है, यानी इसकी सबसे भीतरी परत क्या होती है? टेपिटम ही होती है। तो लिखेंगे यह परागधानी की सबसे भीतरी व एक विशेष परत होती है। इसकी कोशिकाएं बड़ी, लंबी व बहुकेंद्रीय होती हैं। और टेपिटम के कार्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमने पहले ही बता दिया, जो इसमें क्वेश्चन सबसे ज्यादा किया जाता है बच्चों वो टेपिटम के कार्य पूछा जाता है कि जो टेपिटम है यानी लघु बीजाणुधानी की जो सबसे भीतरी परत होती है टेपिटम, उसके क्या कार्य हैं। सबसे पहला
या पराग कण के बाह्य भित्ति पर एक तैलीय परत बनाता है। यानी जो पोलन ग्रेन होते हैं, पराग कण होते हैं, उसके बाहरी यानी सबसे बाहरी परत में क्या है, एक तैलीय परत बनाता है। दूसरा, यह स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ का निर्माण करता है। अब स्पोरोपोलेनिन क्या है, अभी आगे हम समझेंगे। स्पोरोपोलेनिन ये भी एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके कारण परागकण क्या होते हैं, वो यानी कठोर होता है, परागकण जल्दी सड़ता नहीं है, ये एक ठोस पदार्थ होता है, खुरदुरा। ठीक है, अभी आगे जब देखेंगे तो बताएंगे। अगला है, इसमें हार्मोन्स का भी स्राव होता है। ठीक, यानी जो टेपिटम है इसमें हार्मोन्स का भी स्राव होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों पूरा लघु बीजाणु धानी की संरचना का सचित्र वर्णन। और ऐसे क्वेश्चन प्रायः आपके बोर्ड पेपर में 3 नंबर में आएंगे या फिर 5 नंबर में। याद रखना बच्चों, सबसे ज्यादा यहां से 3 नंबर वाला, बायोलॉजी में 3 नंबर वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बच्चे खुजेगा लॉन्ग। तो पहले वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा 3 नंबर वाला और 5 नंबर वाला क्वेश्चन ही बनता है लॉन्ग में, इसको भी नोट कर लीजिए। हो गया, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि पराग कण या लघु बीजाणु की संरचना, कि पराग कण क्या है या लघु बीजाणु की संरचना, ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक, कि पराग कण की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, और इसमें चित्र भी पूछता है। मान लिया अगर जैसे क्वेश्चन नहीं आया, कि सचित्र वर्णन नहीं आया, तो केवल आ जाएगा कि पराग कण का नामांकित चित्र बनाइए। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कि पराग कण है क्या। तो पराग कण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका अवस्था होती है। यानी यूं कह लें कि जो नर युग्मक होता है उसकी पहली कोशिका क्या है, परागकण है। और प्रत्येक परागकण एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय, अगुणित एवं गोलाकार होता है। मतलब इसमें एक ही कोशिका होती है, ये एक केंद्रक होता है, अगुणित होता है, तभी तो जब मादा युग्मक से मिलेगा भैया तभी तो वो द्विगुणित बनाएगा। ठीक है, एवं ये गोलाकार होता है। ठीक है, और जिसकी भित्ति क्या है, द्विस्तरीय होती है। यानी परागकण में 2 लेयर होते हैं, 2 परतें होती हैं। ठीक है, और विभिन्न प्रजातियों में इसका आकार लगभग 20 माइक्रोमीटर से लेकर 50 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, और अभी हमने बताया ना कि परागकण में 2 आवरण होते हैं, अर्थात 2 भित्ति होती है। पहला है बाह्य चोल और दूसरा है अंतःचोल। चलिए चित्र में ही सब कुछ निपटा देते हैं, फिर अलग से कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं बच्चों। इसमें फिगर बहुत ज्यादा जरूरी है भैया, क्योंकि 90% चित्र जो है ना वो पहले ही चैप्टर के आते हैं। उसके बाद जो चित्र वाला क्वेश्चन है यानी टॉपिक है आपका बचता ही नहीं है ज्यादा। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये समझ लेना कि इसी में से आते हैं, यहीं से। चलिए बन गया। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, बड़ा आसान सा चित्र है, एकदम बढ़िया तरीके से देखिए, कुछ करना नहीं पड़ा विशेष, और बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको निपटा दिया, है ना। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, याद रखना।
देखिए अब यहां पे क्या बोला गया है, एक एक पॉइंट अच्छे से समझते चलना बच्चों, एक एक पॉइंट बढ़िया से देखिएगा। बोल रहा है कि जो बाह्य चोल है एक अंतःचोल, तो बस समझ लेना इस चित्र में बाह्य चोल क्या होता है। तो बाह्य चोल अगर हम बात कर लें तो ये एक मोटा, बाह्य चोल का मतलब एक मोटा और यहां खुरदुरा वाला भाग होता है, ये थोड़ा हमने दर्शा दिया, इसी को बोलते हैं बाह्य चोल। ये मोटा व खुरदुरा भाग होता है, ये एक विशेष प्रकार के पदार्थ का बना होता है जिसे कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। जो स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ का बना होता है और इसके कारण ही, यानी ये क्या होता है, एक ठोस पदार्थ होता है, ये पराग कण को सड़ने नहीं देता है, इसके कारण ही पराग कण लंबे समय तक क्या है, सुरक्षित रहते हैं और सड़ने नहीं पाते हैं। फिर उसके बाद समझ लीजिए बच्चों दूसरा जो है, ठीक है, जो दूसरा है दूसरी परत, ये भीतरी परत है, इसको बोलते हैं अंतःचोल। क्या कहते हैं, अंतःचोल। अंतःचोल ये क्या है, एक मुलायम झिल्ली होती है जो एक विशेष प्रकार के पदार्थ पेक्टोसेलुलोज से बनी होती है। ये पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है, ठीक है, पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। अब उसके बाद यहां पर इसमें उभरे हुए ये कुछ आपको छिद्र दिखाई पड़ेंगे जिसको ये कहा जाता है जनन छिद्र। क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहा जाता है। बाकी रही बात, ये रिक्तिका होती है, ये केंद्रक होता है क्योंकि एक केंद्र की होता है, और साथ में ही ये जनन कोशिका होती है, जनन कोशिका। आई बात समझ में, बड़ा ही आसान सा चित्र है बच्चों, कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। तो चलिए देख लेते हैं। तो भैया पहला है बाह्य चोल। अब बाह्य चोल में हमने जो बताया आप तो समझ में आ गया ना कि यह एक मोटा खुरदुरा भाग होता है और बाह्य चोल एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलेनिन से बना होता है और इस पदार्थ के कारण ही परागकण गहरे रंग के होते हैं तथा लंबे समय तक क्या है, सुरक्षित रहते हैं। सीधी सी बात, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम होता है बाह्य चोल का। अब अंतःचोल में क्या होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो भैया अंतःचोल में भी तो हमने बता दिया ना कि इसके जो भीतर की परत होती है वो मुलायम एक झिल्ली होती है जिसे अंतःचोल कहते हैं। ये पेक्टोसेलुलोज नामक पदार्थ की बनी होती है और इसमें जो उभरा हुआ भाग है वो जनन छिद्र कहलाता है, यहीं से जनन नलिका निकलती है, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए तो यहां पर हम देख लेते हैं कि अंतःचोल में क्या है। तो भैया अंतःचोल में कि यह एक पतली मृदु एवं कोमल झिल्ली नुमा संरचना होती है जो पराग कण के जीव द्रव्य को ढके रहती है और यह बाह्य चोल की भीतरी परत होती है, यानी बाह्य चोल के नीचे होती है, दिखाया भी। और यह पेक्टोसेलुलोज नामक पदार्थ का बना होता है और बाह्य चोल आवरण में कुछ छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं, ठीक है, जहां पर स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होता है, यानी यहां पर नहीं होता है, ठीक है, अनुपस्थित होगा क्योंकि अगर वहां रहेगा तो भैया वो खुरदुरा होता है, मोटा होता है, निकल ही नहीं पाएगी जनन नलिका, इसी कारण वहां अनुपस्थित होता है स्पोरोपोलेनिन। और अंकुरण के समय अंतःचोल जनन छिद्र में से हो करके एक लंबी पराग नली के रूप में बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। चलिए अगर हम देखें यहां पर इसमें देखिए, यहां पे हमने बताया कि जहां पर बच्चों ये चीज, जहां पर जनन छिद्र होता है ये रहता तो है लेकिन ये प्रकार से समझो ये अनुपस्थित रहता है, ये अनुपस्थित रहता है यहां क्योंकि यहां पर ये रहेगा, जहां जहां ये छिद्र रहता है समझो अनुपस्थित रहता है, ठीक है। और यहीं से होकर के एक लंबी नलिका
ये समझना, जैसे ये बना है तो ये एक लंबी नलिका यहीं से ऐसे होकर के निकलती है, पराग नलिका जिसको कहा जाता है। ठीक, तो यहां पर जहां पे जनन छिद्र होता है वहां पर स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होता है, मतलब स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे बीजांड का, अगला टॉपिक है हमारा बीजांड। बीजांड का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक, सारे टॉपिक बच्चों एक से बढ़कर के एक हैं, फिर से कह दे रहे हैं। और इसमें तो एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी जो 3 से 4 टिप्पणियां हैं, एक जैसे स्वपरागण पर परागण में लाभ हो गया, हानि हो गया, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है हर साल। और साथ में इसमें 3 से 4 टिप्पणियां होती हैं, जिसमें बहुभ्रूणता क्या है, असंग जनन क्या है, ठीक है, और साथ में इसमें बात कर लें कि सत्य और असत्य फल के बारे में, फिर द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन 100 में 100% पूछे जाने वाले। इसलिए कह रहे हैं टॉपिक सारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बीजांड क्या है, बीजांड का सचित्र वर्णन करना है। देखिए सब कुछ हमने बताया ना, सब में केवल चित्र को समझना है, चित्र के माध्यम से ही पूरा आप समझ पाएंगे। तो बीजांड की संरचना बात कर लें। अब बीजांड कहां होता है, तो भैया अंडाशय के भीतर। ये सारी चीजें जानना जरूरी है बच्चों। जैसे पुष्प का मादा भाग है, मान लेते हैं कि पुष्प का मादा भाग, ये पुष्प का मादा भाग है। ऊपर सबसे पहले क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र, फिर क्या है वर्तिका, फिर क्या है अंडाशय। अंडाशय के अंदर ही क्या है, बीजांड, और बीजांड के अंदर ही होता है बीज। ठीक है ना, तो ये क्योंकि हम जानते हैं कि बीजांड जैसे होता है कि भैया जो बीजांड का भाग ही बीज और अंडाशय का परिपक्व भाग फल। ठीक, तो यहाँ पे वही चीज जो बीजांड है वो किस कहां होता है, तो अंडाशय के अंदर होता है। तो अंडाशय के अंदर का भाग बीजांड होता है। तो वही चीज कह रहा है कि बीजांड का सचित्र वर्णन करना है कि बीजांड में क्या कुछ होता है। तो जायांग का जो निचला फूला हुआ भाग होता है वो अंडाशय होता है। अब जायांग क्या होता है, तो भैया जायांग वो स्त्री केसर यानी पुष्प का मादा भाग जिसको कहते हैं। पुमंग जो होता है वो क्या होता है, पुष्प का भाई नर भाग। ठीक है, तो जायांग का जो निचला फूला हुआ भाग अभी दिखाया चित्र में, ठीक है, वो अंडाशय होता है जिसके अंदर बीजांड पाए जाते हैं। और बीजांड एक सफेद अंडाकार संरचना होती है। ठीक, यानी ये तो क्या है, अंडाशय के अंदर होता है। और बीजांड के अंदर निम्नलिखित भाग होते हैं। सबसे पहला बीजांड वृंत। तो बीजांड वृंत क्या होता है बच्चों, तो यह बीजांड का वह भाग होता है जिससे मतलब जिसके द्वारा यह अपरा से जुड़ा होता है। अपरा क्या है, तो अगर देखें तो इसके बाद वाला जब चैप्टर आप पढ़ेंगे, ठीक है, जब मानव जनन पढ़ेंगे तो उसमें अपरा प्लेसेंटा होता क्या है, तो अपरा ये एक ऐसा भाग होता है कि जिस जो क्या होता है, शिशु को माता के रक्त से पोषण हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक, और भी पौष्टिक चीजें क्या है प्रोवाइड कराता है। साथ ही जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, ठीक, जैसे यूरिक एसिड, यूरिया हो गया, और उसके बाद और भी CO2 गैस वगैरह हो गया, उनको बाहर निकलता है। तो कहने का मतलब एक माध्यम होता है पोषण देने का, या फिर यूं कह लें वहीं से जुड़ा होता है, उसको सब कुछ पोषण मिलता है। तो उसी तरह से ये बीजांड वृंत होता है। बीजांड वृंत यहां आप देखिए, यही क्या है, बीजांड वृंत, यानी ये वाला भाग क्या है, बीजांड वृंत भाग कहलाता है। जैसे आपने लाइक दैट आप ये देखिए कि जैसे मटर को देखा है भाई, मटर में जैसे ये फली है, तो फली में आपने देखा होगा यहां से लग कर ऐसे फली लग जाती है। ठीक है, ये ऐसे लगा होता है, फिर ऐसे लगकर यहीं से फली लग जाती है, फिर एक से एक डंठल लग करके यहीं से फली लग जाती है, मतलब दाने आ जाते हैं, फिर ऐसे ही का। तो ये समझना इसमें कि ये जो डंठल है, ये जो है, इसी को क्या कहते हैं, बीजांड वृंत, यानी जहां से ये जुड़ा होता है। ठीक, तो यहां पर वही चीज कह रहा है कि वह मतलब यह बीजांड का वह भाग होता है जिसके द्वारा यह अपरा से जुड़ा होता है। ठीक, और बीजांड पर उपस्थित, बीजांड पर उपस्थित वह बिंदु जहां बीजांड वृंत इसके साथ संपर्क में आता है उसे हाइलम या नाभिका कहते हैं। यानी इसके द्वारा, ठीक है,
ये जहां संपर्क में इससे आता है इसे नाभिका या हाइलम देख सकते हैं, ये है कहा जाता है। ठीक, हमने ये बताया कि जहां ये अपरा से जुड़ा होता है वो बीजांड वृंत होता है, और बाकी ये कह रहा है कि बीजांड पर उपस्थित अब वह बिंदु, यानी इस बीजांड पर वह बिंदु जहां बीजांड वृंत इसके साथ जुड़ जाए, यानी बीजांड वृंत इसके साथ जुड़ जाए तो वो भाग कहलाएगा नाभिका। ठीक है, क्या कहलाएगा? नाभिका। तो चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। हो गया ना? आगे चलते हैं। आगे के भाग क्या है भैया? अगला जो भाग है बच्चों वो है अध्यावरण। अध्यावरण क्या होता है? तो यह बीजांड का एक या दो स्तरीय उपचर्म युक्त बाह्य स्तर होता है। इसमें एक छोटा छिद्र बीजांड द्वार पाया जाता है और बीजांड द्वार का विपरीत छोर निभाग कहलाता है। देखिए ध्यान से समझना, इसमें कह रहा है ये जो बीज अध्यावरण है, अध्यावरण, आवरण का मतलब ही होता है भैया ऊपर से यानी ढका हुआ, तो यह बीजांड का एक या दो स्तरीय उपचर्म युक्त ये बाह्य स्तर होता नहीं, बाहर से ये एक लेयर होती है, एक परत, इसमें एक छोटा सा छिद्र बीजांड द्वार होता है। यानी यहां पर आप देखिए ये क्या है, कहा गया भैया? हाँ, ये बीजांड द्वार, एक छोटा सा छिद्र आपको दिखाई पड़ रहा है, नहीं यहां पर एक छोटा सा छिद्र दिखाई पड़ रहा है भैया। ठीक है, बीजांड द्वार पाया जाता है और बीजांड द्वार का जो विपरीत छोर यानी इसका जस्ट अपोजिट जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? निभाग कहलाता है। ठीक, कोई दिक्कत हुई नहीं ना? इसका अपोजिट जो होता है वो निभाग कहलाता है, इतना याद रखना है। फिर आगे यहां पर ध्यान से समझना, अगला पॉइंट क्या है, यानी इसके अगला भाग इसमें वो है बीजांड काय। काय का मतलब क्या है? काया, काया मतलब शरीर। तो बीजांड काय क्या है? यह गुरु बीजांड धानी, या हम कह लें बीजांड। ठीक है, बीजांड या इसे गुरु बीजांड धानी कहा जाता है। यह बीजांड के शरीर को दर्शाता है, क्योंकि काया का मतलब ही हमने बताया अभी कि क्या है? शरीर। तो यह मृदुतकी कोशिकाओं का बना होता है जो अत्यधिक भोजन संचित करता है, यानी इसमें क्या है? भोजन का संचय होता है, ये बीजांड काय है। ठीक है, यही क्या है भैया? बीजांड काय है। आई बात समझ में? फिर अगला जो इसमें भाग होता है वो होता है भ्रूण कोश। कोश का मतलब होता है अब कमरा। ठीक है, भ्रूण कोश। अब भ्रूण कोश क्या होता है? तो यह गुरु बीजाणु धानी में धंसी लगभग अंडाकार युग्मकोद्भिद संरचना होती है। ठीक है, यानी ये क्या होती है? इसी बीजांड में धंसी हुई एक संरचना होती है। और भ्रूण कोश अत्यधिक पतले पेक्टोसेलुलोज स्तर द्वारा घिरा होता है और अंदर की ओर यह 7 कोशिकाओं युक्त होता है। ठीक, और भ्रूण कोश की ये सभी कोशिकाएं जीव द्रव्य तंतु द्वारा जुड़ी होती हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, भ्रूण कोश के बारे में परिभाषा भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है भैया, थोड़ा याद रखना। तो भ्रूण कोश क्या है? कोश का मतलब ही कमरा है। तो ये गुरु बीजाणुधानी में धंसी क्या है? एक अंडाकार युग्मकोद्भिद संरचना होती है, इतना याद रखना, जो कि भ्रूण कोश अत्यधिक क्या है? पतले पेक्टोसेलुलोज अस्तर द्वारा घिरा होता है। अगर इतना भी आप याद रखेंगे तो बहुत है। ठीक, बहुत ज्यादा दिमाग में प्रेशर नहीं लेना। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए भैया। हो गया बच्चों? अगला देखते हैं। अगला पॉइंट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आप देखें तो बच्चों सारे टॉपिक बहुत लॉन्ग वाले ही चल रहे हैं, इसीलिए हमने बोला ना पहला ही चैप्टर, और हमने अक्सर देखा है, भैया कहना तो नहीं चाहिए, अब ये मत सोचना है कि हम किसी की बुराई कर रहे हैं। हमने देखा है कि मतलब इतना सिंपल तरीके से मतलब सारे टॉपिक को, बहुत सारी वीडियो देखा है कि सब कुछ छोड़ देते हैं, मतलब बच्चों को कुछ बताते ही नहीं है। ये फिर एग्जाम में आ जाता है, बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो बताया ही नहीं गया था, हमने यहाँ से पढ़ा था, आया ही नहीं था कुछ। ठीक है, तो देखिए ये ऐसे टॉपिक हैं कि आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप पेपर उठाओगे, चाहे जिस भी ईयर का उठाओ, अगर ना आया हो तब आकर के हमें बोलिएगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया था, क्योंकि हमने पहले ही बताया
कि ये 100 में 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, और वो भी पूरे ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। ये या तो 3 नंबर में आते हैं या 5 नंबर में, लेकिन ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन जो सचित्र वर्णन के साथ आते हैं 5 नंबर में। क्वेश्चन है कि आवृतबीजी पौधों में नर युग्मकोद्भिद के विकास का वर्णन कीजिए। अब नर युग्मकोद्भिद का मतलब यही चीज कि किस प्रकार से पराग कोश तैयार होता है, पराग कोश कैसे फूटता है, पराग कोश फूटने के बाद परागकण कैसे निकलता है, परागकण से पराग नलिका कैसे निकलती है, कैसे उसका अंकुरण होता है, मतलब ये सारी अवस्थाएं होती हैं उसके नर युग्मकोद्भिद के विकास की। नर युग्मकोद्भिद का मतलब वही चीज है, यानी परागकण के विकास के बारे में। ठीक, तो ये सारी चीजें बहुत सारे बच्चों को अगर नहीं बताई जाएंगी तो अक्सर बच्चे क्या होते हैं कि ऊपर ऊपर पढ़ के वही पढ़ लेते हैं कि सत्य फल क्या है, असत्य फल क्या है, परागण क्या है। ठीक, ये तो दुनिया जानती है बबुआ। अगर आप मतलब इतनी गहराई पे थोड़ा नहीं जाओगे तो आपको भैया ये जान लेना कि क्वेश्चन वहां पे आपके छूट जाएंगे। तो बायोलॉजी को भी हल्के में नहीं लेना है, ठीक है, इतना याद रखना। इसीलिए हम बोल रहे हैं ये चैप्टर थोड़ा सबसे हटके चैप्टर है। यहाँ टॉपिक भले ही कुछ डिफिकल्ट हैं, लेकिन जैसे ही आप 1 बार 2 बार 3 बार इनको रिवीजन करेंगे ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। इसके बाद तो सारे चैप्टर इतने ज्यादा मक्खन हैं, इतने आसान है कि बहुत मजा आएगा। ठीक, लेकिन इसमें भी आपको हम बोरियत फील नहीं होने देंगे, बिल्कुल बोर नहीं लगेगा, मतलब ऐसे नहीं लगेगा भाई बहुत बोरिंग फील हो रहा है ना, एकदम एंजॉय करते हुए पढ़िए। चलिए देखते हैं आवृत बीजी क्या होता है। एक आवृत एक अनावृत। आवृत का मतलब जिसमें आवरण हो, अनावृत यानी जिसमें आवरण ना हो। ठीक है, आवृत बीजी का मतलब वही चीज जैसे बीज जिसमें होते हैं जिस, और ऐसे बीज जिसमें आवरण हो, और अनावृत बीज जिसमें आवरण नहीं होते हैं बीज में। तो आवृत बीजी पौधों के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपके सामने अगर नोटिस करें तो 3 चित्र दिखाई पड़ रहे हैं, ए बी एंड सी। क्लियर? तो यहां पे ध्यान देना कि पराग कोश के स्फुटन के समय, यानी जो पराग कोश यहां पर देखिए फूट रहा है, इसको समझो आधा काट दिया गया है ना, आधा काट करके ये परागकण बाहर निकल रहे हैं, पोलन ग्रेन ये बाहर निकल रहे हैं। तो पराग कोण मतलब पराग कोश के स्फुटन के समय, पराग कोश ये फूटा है, इसके स्फुटन के समय मध्य स्तर व टेपिटम नष्ट हो जाते हैं। अब टेपिटम क्या है ये भी हम बता चुके हैं, मध्य परत क्या है यानी मध्य स्तर वही, ठीक है, क्या है ये भी बता चुके हैं। तो ये क्या है, नष्ट हो जाते हैं, और इस प्रकार पराग कोश में केवल बाह्य भित्ति बचेगी, बाह्य त्वचा, और अंतः त्वचा रह जाएगी। क्योंकि उसमें क्या बताया था, बाह्य त्वचा, अंतःस्थिसियम, मध्य परत, टेपिटम, 4 प्रमुख भाग होते हैं लघु बीजाणुधानी में। तो कह रहा है कि उसमें तो भैया कि एक तो कह रहा है मध्य परत और टेपिटम खत्म हो गया, तो अब बाह्य त्वचा बचा और अंतः त्वचा यानी अंतःस्थिसियम बचा। तो यही क्या है, रह जाते हैं। और प्राय पराग कोश का स्फुटन अनुदैर्ध्य दरारें बनने से होता है। ठीक है, जो प्रायः 2 परागधानियों के मिलने के स्थान पर होती हैं, और स्फुटन के फल स्वरूप परागकण स्वतंत्र हो जाते हैं। यानी इस चित्र में अब देखिएगा, इसमें एक ए में दिखाई पड़ रहा है कि यहां पर अगर आप देखें तो ये पराग कोश दिख रहा है, और यहां पे पराग कोश में ये बीच में बच्चों अगर आप नोटिस करें जहां से ये बना, तो इसमें से ये क्या है, दरारें, जैसे इसमें मान लेते हैं कि 4 भाग बना हुआ है, तो ये दरारें हैं। ठीक, और उसके बाद इस ये पराग कोश को आगे थोड़ा इसको और विकसित कर दिया गया। इस चित्र में इसको क्या किया गया, और थोड़ा विकसित कर दिया गया, यानी दरारों को थोड़ा ये कनेक्टिव जो है, यानी इसकी जो दरारें हैं जहां पर जुड़ रही हैं उसको थोड़ा और विकसित किया गया। और तीसरे वाले में ये दर्शाया गया ये पूरी तरह से विकसित हो गया, और इसकी अनुदैर्ध्य काट को दिखाकर यानी इसको काट करके, क्योंकि एक जो पराग कोश होता है उसमें 4 कमरे हो जाते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 बने हैं, इनको काटने के बाद दिखाया गया। तो ये जो हैं यहाँ पे छोटे छोटे यही परागकण स्वतंत्र हो जाते हैं, नहीं बाहर निकल रहे हैं।
तो इस प्रकार से इनकी क्या है, अवस्था दर्शाई गई है। ठीक, सबसे पहले क्या कहा गया कि जो परागकोश है, तो ये परागकोश का स्फुटन जो हुआ है तो किसके कारण, सबसे पहले इसमें दरारें बनी, दरारें बनने के बाद ही ये क्या होता है, इसका जैसे ये फूट जाते हैं, फिर परागकण बाहर निकल जाते हैं। तो इतने यानी इन तीनों चित्र में तो इतना दर्शाया गया है कि दरारें बनने के कारण पराग कण का स्फुटन हुआ है। अब इसके आगे की हम पूरी अवस्था को समझते हैं, तो चलिए पहले इतना देख लीजिए भैया, नोट हो गया ना बच्चों, आगे देखते हैं। अब इसके बाद थोड़ा इस चित्र को समझिए, और इस चित्र को देखकर घबराना नहीं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यहां पर इतना सारा फिगर आपको बोर्ड एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसके पहले जितना बताया सब कुछ बनाना पड़ेगा, बट इस वाले में इतना फिगर बनाना नहीं है। इसको केवल समझने के लिए हमने यहां पर दिखाया है। अब देखिए आगे क्या लिखना है, आगे ध्यान देना कि पराग कण के स्वतंत्र होने के पूर्व ही, यानी जब पराग कण स्वतंत्र नहीं होता है, यानी पराग कण जब नहीं निकलता है, उसके पहले ही उसका अंकुरण शुरू हो जाता है, यानी उसका अंकुरण शुरू हो जाता है। क्योंकि हमने बताया था कि जो पराग कण होता है, जैसे जहां पे जनन छिद्र होते हैं, हमने बताया था भैया वहां पे जनन छिद्र से क्या है, एक जनन नलिका निकलती है, बताया था ना, याद है ना, इसके पहले ही। तो यहां पर वही कह रहा है कि पराग कण के स्वतंत्र होने के पहले ही पराग कणों का अंकुरण हो जाता है, और इस क्रिया में सर्वप्रथम पराग कण का जो केंद्रक है वो पराग कण भित्ति की ओर जाकर समसूत्री विभाजन करके दो केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। मतलब देखिएगा, सबसे पहले अगर आप नोटिस करिए बच्चों, तो यहां पर देखिए ये न्यूक्लियस है, नाभिक है, ठीक है ना, ये क्या है, नाभिक है पराग कण में। फिर उसके बाद अगर देखें तो ये क्या है, किसके पास कह रहा है, तो ये कह रहा है परागकण का केंद्रक परागकण भित्ति की ओर जाकर, भित्ति का मतलब दीवार, तो इसकी भित्ति की तरफ देखिए, ये भित्ति की तरफ आया, दीवार की तरफ आया। आने के बाद बच्चों ये देखिए दो केंद्रकों में क्या है, ये दो केंद्रकों में विभाजित हो जाता है, यानी समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रक में बंट जाएगा। तो इतनी सी बात समझ में आ गई ना, फिगर समझते चलना, साथ ही साथ ये थ्योरी भी। अब उसके बाद आगे समझना प्यारे बच्चों, इसमें से बड़े केंद्रक को नली केंद्रक और छोटे केंद्रक को जनन केंद्रक कहते हैं। यानी जो बड़ा केंद्रक होता है इसको देखिए ट्यूब न्यूक्लियस, मतलब ये जो बड़ा वाला है इसको नली केंद्रक कहेंगे, ट्यूब न्यूक्लियस, ट्यूब का मतलब नली। उसके बाद जो छोटा वाला है इसको बोलेंगे, यहां पे देखिए जनरेटिव न्यूक्लियस, यानी इसको बोलेंगे क्या चीज, यहां पर जनन केंद्रक कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद आगे देखना, आगे यहां पर है प्रायः इस अवस्था में पराग मतलब परागण जो है, पराग कोश को छोड़, सॉरी पराग कण, यहां परागण लिखा है, जो पराग कण होते हैं, यानी इस अवस्था में जो पराग कण है, अब वो पराग जो कोश होता है उसको छोड़ देंगे, पराग कोश को छोड़ देते हैं, तथा पराग कणों का आगे का जो विकास है वो मादा पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर होता है। यानी अब ये जो पराग कण जाएंगे, जो मादा पुष्प होते हैं, तो मादा पुष्प का ये जो वर्तिकाग्र होता है, यहीं पर जैसे पराग कण आएगा तो इसमें से पराग नलिका निकलेगी, वो अंदर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो यानी आगे का विकास क्या होता है, मादा पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर होता है, पराग कण की क्रिया द्वारा, ठीक, पराग मतलब सॉरी हाँ परागण की, यहाँ पे परागकण लिखा है, परागण की क्रिया द्वारा पराग कण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं और जहां पर इनका अंकुरण हो जाता है, ठीक है। यानी अब आगे की क्रिया क्या है, पोलिनेशन के द्वारा होगी, यानी परागण के द्वारा होती है। तो आई बात समझ में बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए भैया। अब देखिए यहां पे कुछ था, तो यहां पे पराग कण था, समझ लेना, यहाँ परागकण था और यहाँ परागण केवल होगा, यहाँ केवल परागण की क्रिया द्वारा पराग, यहाँ पे कण होगा, थोड़ा गलत था। चलिए
नोट कर लीजिए। और इसमें हाँ समझ जाना कि इसमें आगे के केवल 3 से 4 ऐसे दर्शा दो, फिर डायरेक्टली यहाँ पे देखिए हमने बताया ना ये क्या है कि ये जो होता है पराग नलिका होती है, पोलन ट्यूब पराग नलिका होती है, फिर उसके बाद ये निकलती हुई ऐसे चली जाती है। इसका आगे का पूरा विकास ये पुष्प के जो मतलब जो पुष्प का मादा भाग होता है वर्तिकाग्र वहां पर होता है। ठीक है, तो आगे के ये 2 से 3 बनाने के बाद आप लास्ट 1-2 ऐसे बना देना, बस हो गया। ये बीच वाले इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि पुष्प में मतलब जो आवृत बीजी पौधों में मादा युग्मकोद्भिद का विकास, ये छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, नर युग्मकोद्भिद वही थोड़ा लंबा है। अब मादा युग्मकोद्भिद देखेंगे। मादा युग्मकोद्भिद बात कर लें तो बीजा मतलब क्या है यहाँ पे भ्रूण कोश की संरचना के बारे में। मादा युग्मकोद्भिद का मतलब यहाँ भ्रूण कोश के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए देखते हैं कि मादा, देखिए नर वाला कुछ ज्यादा ही पूछा जाता है, लेकिन पिछले साल मादा वाला आया है। पिछले साल मादा युग्मकोद्भिद पूछा गया है। तो देखिए भ्रूण कोश में मादा युग्मकोद्भिद कह लें या भ्रूण कोश में, चित्र समझना है बस बच्चों और कुछ भी नहीं। भ्रूण कोश में निभाग की ओर 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं और केंद्र में या मतलब बीच में 2 स्वतंत्र ध्रुवी केंद्रक तथा बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाएं जिसमें 2 सहायक कोशिकाएं एवं 1 अंड कोशिका उपस्थित होती है। तो कह सकते हैं इस प्रकार एक सामान्य आवृत बीजी बीजांड में 8 केंद्र की व 7 कोश की संरचना होती है। यानी यहां पे क्या बोला है बच्चों, यहां पे बोला है कि इसमें निभाग की तरफ, भैया जैसे मान लेते हैं कि ये निभाग है, निभाग की तरफ बोला है 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं, मतलब जैसे यहाँ पे 1 2 3 अगर ले लिए तो 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं। ठीक है, उसके साथ बाद में कहा कि बीच में कह रहा है कि केंद्र में 2 ध्रुवीय केंद्रक, यानी जैसे बीच में ध्रुवीय केंद्रक देखिए इनकी संख्या कितनी है भैया, 2 ध्रुवीय केंद्रक। ठीक है, और यहां पर बोल रहा है तथा बीजांड द्वार की ओर, बीजांड द्वार कहां है भैया, नीचे, नीचे बीजांड द्वार। तो बीजांड द्वार की तरफ कह रहा है 3 कोशिकाएं होती हैं, जो 2 सहायक कोशिकाएं, अगर इसी में देखिए तो 2 सहायक कोशिकाएं है ना, 2 सहायक कोशिकाएं एवं 1 अंड कोशिका, इसमें साथ ही एक ये देखिए अंड कोशिका होती है। ठीक, इस प्रकार अगर हम टोटल बात कर लें तो इस प्रकार एक सामान्य आवृत बीजी बीजांड में 8 केंद्र की, यानी केंद्रक वाली कोशिकाएं कितनी हैं, 8। ठीक है, 8 केंद्रक कोशिकाएं व 7 कोशिकीय संरचना होती है। ठीक, आई बात समझ में। आगे देखते हैं, अब यहां पे आप काउंट भी कर सकते हैं, देख लीजिएगा। आगे देखिएगा, अब कह रहा है कि प्रतिमुख कोशिकाएं भ्रूण कोशिक मतलब भ्रूण कोश की वृद्धि एवं विकास के लिए भोज्य पदार्थ स्रावित करती है। यानी जो प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं, प्रतिमुखी कोशिकाओं, ये ऊपर जो है यही तो है भैया, ये प्रतिमुखी कोशिका है। कौन सी कोशिका, प्रतिमुखी, तो प्रतिमुखी कोशिका, तो प्रतिमुखी कोशिका का जो काम होता है, तो प्रतिमुखी कोशिका यहां पे बोल रहा है भ्रूण कोश की वृद्धि एवं विकास के लिए भोज्य पदार्थ स्रावित करती हैं। ठीक है, और सक्रिय गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद की ये प्रथम कोशिका होती है। आगे लिखना है कि भ्रूण कोश के अंदर कोई भी कोशिका भित्ति युक्त नहीं होती है और गुरु बीजाणु अपना आकार बढ़ाकर बीजांड का अधिकांश भाग जो है वो घेर लेता है। ठीक, यानी यहां पर केवल और आपको थोड़ा सा लिखना है। अगर मुख्य रूप से बात कर लें कितना लिखना है प्यारे बच्चों, तो यहां से यहीं तक लिख दीजिएगा बस। ठीक है, मेन रूप से आप इतना लिख देना
इसमें चित्र बहुत बड़ा मतलब चित्र का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि ज्यादातर ये फिगर पूछा गया है अभी तक। लेकिन अगर आ जाता है तो ये इतना तो जरूर हर हाल में लिखना है यहां तक, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए, ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम आपको खुद बता देंगे, ठीक। अब इसके बाद जितने क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद जितने क्वेश्चन हैं नोट कर लीजिए। हो गया ना। अब देखते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से सारे क्वेश्चन अभी तक जो थे वो तो इंपॉर्टेंट थे ही, लेकिन अब यहां से हैं जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि परागण क्या है और स्वपरागण तथा पर परागण से होने वाले लाभ व हानि का उल्लेख कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज है, ठीक, कि परागण किसे कहते हैं। अब देखिए परागण भाई आप पहले इसके पहले प्रीवियस ईयर में भी आपने पढ़ा है, ठीक है, पिछली कक्षाओं में भी, हाई स्कूल में भी पढ़ा है अच्छे से। और सबसे आसान टॉपिक इस चैप्टर का यही है, परागण, ठीक। परागण किसे कहा जाता है, क्या है परागण, पॉलिनेशन। देखिए परागण क्या होता है कि जब किसी एक पुष्प का परागकण, जैसे यहां पे भैया दो फूल हैं, दो फूल एक माली, पिक्चर देखा है, चलिए देखा है मूवी, नहीं देखा है ना देखो। तो जैसे यहां पे दो फूल हैं, तो जब किसी पुष्प के क्या बताया पराग कण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे रह जाए, या भैया उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक चला जाए, तो यह घटना क्या हो जाएगी, परागण। केवल अभी परागण के बारे में देख रहे हैं, स्वपरागण और पर परागण नहीं, केवल परागण। तो हमने क्या बताया कि जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं या उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो यह घटना परागण कहलाएगी। यह सीधी सी बात है भैया, पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण है, ठीक। बाकी ये परिभाषा जो भी हमने बताया तो लिखा ही है कि जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, इस घटना को परागण कहते हैं। अब ऐसा नहीं कि नीम है फिर महुआ पे जाए, नहीं, मतलब एक ही है ना। जैसे गेंदा का पुष्प है तो गेंदा का पुष्प यहाँ रहना चाहिए, आम का है तो आम का है, तो मतलब एक ही जाति के होने चाहिए, ठीक है। फिर आगे देखेंगे कि परागण के प्रकार क्या होता है। तो पॉलिनेशन परागण कितने प्रकार का होता है, परागण मुख्यतः दो प्रकार का। भैया वैसे में देखें तो और भी है, लेकिन मुख्य रूप से दो ही प्रकार का। नहीं तो ऐसे तो जंतु परागण है, कीट परागण है इसमें, ठीक है, तो जैसे जल परागण है, तो लेकिन मुख्य रूप से बच्चों दो ही प्रकार का परागण होता है। एक तो स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन। तो चलिए स्वपरागण और पर परागण को अच्छे से समझ लेते हैं। पहले नोट कर लीजिए बच्चों, इतना हो गया ना। आगे देखते हैं भैया कि स्वपरागण किसे कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन बोले तो स्वपरागण, देखिए नाम से ही जाहिर हो रहा है कि स्वपरागण, स्व का मतलब क्या होता है, अपने आप में, कि जब किसी एक पुष्प के पराग कण उसी पुष्प तक पहुंच जाएं, यानी उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में, चाहे ऐसे जैसे यहां से परागकण निकला, अब इसका चाहे इसी फूल में रहता या इसी पौधे के दूसरे फूल में, जैसे इसमें दर्शाया गया है कि उसी पौधे के दूसरे फूल में दिखाया गया है, ठीक है। तो हमने क्या बताया, हमने यही तो बताया कि जब किसी एक पुष्प के परागकण, क्या बोला कि जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, जैसे इस वाले फूल का परागकण जो यहां पर, अब इस वाले का चाहे तो इसी में आ जाता, यानी इस वाले फूल का परागकण चाहे इसी में आ जाता, या फिर हमने बताया या
उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर, यानी उसी पौधे में कोई दूसरा पौधा ना हो, उसी पौधे के दूसरे पुष्प में, दूसरे फूल में चला जाए, तब बच्चों इस घटना को स्वपरागण कहते हैं। अब स्वपरागण के लाभ क्या है, क्योंकि इनके लाभ और हानि भी समझना है हमें। तो लाभ क्या होते हैं? सबसे पहले भैया लाभ इसमें यह है कि इसमें परागकण कम खर्च होंगे, बिल्कुल, क्योंकि इसमें परागकणों को कोई डिस्टेंस ट्रेवल करना नहीं होगा। भाई एक ही पौधे के अंदर है तो खर्च कम होंगे। अगला है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं है, यानी इसके लिए कोई भैया हवा हो गया, वायु हो गया, कीट हो गया, जल हो गया, या अन्य कोई जंतु हो गया, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई माध्यम नहीं चाहिए। अगला है, इसमें पौधों की शुद्धता बनी रहती है, यानी पौधों का की शुद्धता बनी रहती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी है ये एक जैसे रहेंगे। अगला है कि इसमें पुष्प का सुगंधित, आकर्षित व रंगीन होना आवश्यक नहीं है, यानी इसमें फूल जो है चाहे वो चटक रंग का रहे या ना रहे, खुशबू रहे या ना रहे, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं, जो परागण है वो होगा ही होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे स्वपरागण से हानि। भैया अगर लाभ है बच्चों तो हानि तो होगा ही ना। तो स्वपरागण से हानियां क्या है? हानि यह है कि इसमें नए लक्षणों का विकास नहीं होता, मतलब नए लक्षण वाले पौधे नहीं आएंगे। दूसरा, इसमें पौधे पीढ़ी दर पीढ़ी कमजोर होते चले जाएंगे। जब नए लक्षण आएंगे ही नहीं तो भैया इसमें क्या है, मतलब नए पौधों का विकास होगा ही नहीं, तो कमजोर होते जाएंगे। अगला, इसमें बीज जल्दी पकते नहीं हैं। और नेक्स्ट है कि इसमें फल अक्सर छोटे होते हैं। तो ये क्या है, स्वपरागण से हानियां होती हैं। चलिए नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं बच्चों, अपर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या देखेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन यानी पर परागण। नाम ही है पर में क्या होता है भाई, जब यहां पे क्या होता है कि जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तब ये घटना कहलाएगी पर परागण। जैसे इसमें अगर आप देखिए बच्चों, ये एक पुष्प है, इसके पोलन ग्रैंस, यानी इसके जो पोलन ग्रैंस होंगे, परागकण होंगे, वो क्या है, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाएंगे, तब ऐसी घटना जो होगी क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ठीक है, क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। बोले तो इसको बोलेंगे पर परागण। और ऐसे में ध्यान देना, पर परागण में लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है, तो पर परागण के लिए जरूरी यह है बच्चों कि पर परागण हमेशा हमेशा माध्यम के द्वारा होगा। जैसे इसमें एक मधुमक्खी के द्वारा यहाँ पर परागकण लाया जा रहा है, ठीक है, तो इसके लिए माध्यम की जरूरत होती है। तो लिखेंगे, जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो इस घटना को पर परागण कहते हैं। अब पर परागण के लाभ क्या है बच्चों? तो पर परागण में लाभ ये है कि इससे बने फल बड़े व स्वादिष्ट होते हैं। तो भाई जैसे वैसे ही देख लो, आम हो गया, ठीक है, मतलब अमरूद हो गया, इन सब में देख लिया जाए तो ये सब। आगे देखते हैं कि इसमें नए लक्षणों का विकास होता है। मतलब ये होता है कि जैसे भाई विभिन्न प्रकार के, जैसे आम में ही है तो बहुत सारी वैरायटीज हैं आम की। गेंदा का पुष्प है तो जैसे गेंदे के पुष्प में आपने देखा होगा कि भले ही आप एकदम हल्दी कलर पीले रंग वाला लगाया हो, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है इसमें कोई एकदम से क्या है, फीका कलर वाला पीला हो जाता है, और एकदम कभी कभार से डार्क ब्राउन टाइप में हो जाता है, और कोई ऐसा होता है कि कुछ एकदम जुगनू कलर में हो जाता है। तो ये कहाँ से आ जाते हैं? वही चीज होता ना। तो ऐसे पौधे के जो परागकण होते हैं मधुमक्खियों द्वारा, तितलियों द्वारा लाए जाते हैं, तो उसमें आ जाते हैं। तो यूं कहेंगे कि नए लक्षण आ गए, तो नए लक्षणों का विकास होता है। अगला है, इससे बने पौधों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अधिक होती है, मतलब क्योंकि ये पौधे थोड़ा मजबूत होते हैं इसलिए रोग वगैरह इनमें कम लगता है। अगला, इसमें उपज अधिक होती है, ठीक। और नेक्स्ट है कि इसमें पौधों के हानिकारक गुणों को अलग कर दिया जाता है। ये सब पर परागण के क्या है भैया, हाँ सॉरी, लाभ हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसे भी।
हो गया ना बच्चों। आगे देखते हैं पर परागण से हानि। अब देखिए पर परागण ऐसा नहीं है कि पर परागण है तो भैया लाभ ही लाभ है, तो हानि नहीं है। हानि क्या है, ये सब चीज एक बार देखने की जरूरत है बस, और कुछ नहीं, रटना नहीं, और वैसे भी रटाना हमारी फितरत में नहीं। हम हमेशा से ये बात बोलते हैं, याद रखना। अब देखिए पर परागण से हानि ये है कि इसके लिए परागण मतलब सॉरी परागकण अधिक खर्च होते हैं, क्योंकि भैया जैसे फिर वायु परागण हो गया, समझिए, तो उसमें जब तक वायु यानी हवा चलेगी नहीं, भाई क्या है, परागकण जाएंगे नहीं। और वैसे भी जब हवा चलेगी तो परागकण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो बहुत ज्यादा परागकण उड़ेंगे, और उसमें भाई बीच में अधिकांश परागकण रास्ते में ही गिर जाएंगे जमीन पर, कुछ ही उड़कर वहां पहुंच पाएंगे अपने लक्ष्य तक। तो इसके लिए परागकण अधिक खर्च होते हैं। दूसरा, पर परागण के लिए पुष्प का चटक रंग होना आवश्यक है, यानी फूल जितना चटक रंग वाला होगा, जितना रंगीन दिखाई पड़ेगा, जितना सुगंधित होगा, ठीक है, उतना ही अच्छा परागण होगा। अगला, इसमें पुष्प के आकर्षक मकरंद युक्त सुगंधित होने के लिए अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। इसमें ये होता है कि भाई फूल को सुंदर दिखना है, ठीक है, सुगंधित दिखना है, अगर साथ ही साथ उसमें मकरंद यानी जो यूं बात कर लें जो रस होता है, इन सब के लिए क्या है, उसे अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है पौधे को। तो इसका एक भी मतलब ये भी एक इसका क्या है, हानि है। अगला है कि पर परागण के लिए पुष्प को माध्यम पर निर्भर रहना पड़ता है। वही चीज जैसे हमने बताया ना अभी, भाई वायु के द्वारा, वायु चली तो परागण होगा, नहीं तो वायु परागण नहीं होगा। फिर कीट परागण में कीट पतंग जब जाएंगे तभी जा आकर परागण होगा। जैसे जल परागण है तो भैया जैसे जिनमें जल परागण होता है, अगर जैसे हाइड्रिला हो गया, बेलिस्नेरिया हो गया, तो ये जल परागित पौधे हैं। तो जल जब तक नहीं रहेगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक परागकण जाएंगे ही नहीं। तो यहां पर ये कह सकते हैं कि इन्हें माध्यम पर निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है, तो ये भी एक हानि है। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया, आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं। टिप्पणी वाले सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना। हर एक टिप्पणी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बहुभ्रूणता हो, चाहे कृत्रिम परागण हो, चाहे असंग जनन हो, चाहे द्विनिषेचन या फिर दोहरा निषेचन कह लें, ठीक है, ये सबके सब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखना बच्चों। चलिए एक एक टिप्पणी हम देख लेते हैं अच्छे से। तो भैया बहुभ्रूणता है क्या, नाम ही है बहुभ्रूणता, बहु का मतलब बहुत सारे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें सबके सब इंपॉर्टेंट है, हमने पहले ही बताया है, लेकिन नाम से ही पता चल रहा है बहुभ्रूणता, बहु का मतलब बहुत सारे, भ्रूण का मतलब भ्रूण। प्यारे बच्चों इतना याद रखना कि प्रायः एक बीज में एक ही भ्रूण होता है, ठीक, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि बीज में एक से अधिक भ्रूण हो जाए, तब इस घटना को बहुभ्रूणता कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहा जाता है। और ऐसा तभी होता है कि जब बीजांड में एक से अधिक क्या हो जाए, भ्रूण कोश हो जाए। और इसे सर्वप्रथम क्या है, बहुभ्रूणता की जो खोज की थी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने संतरे में किया था, क्योंकि संतरे में आपने देखा होगा बहुत से सारे मतलब बहुत सारे भ्रूण होते हैं, ठीक है। तो बहुभ्रूणता लिखेंगे क्या, देखिए प्रायः एक बीज में एक ही भ्रूण होता है, लेकिन जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं तो इस प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। और यह बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश की उपस्थिति के कारण होता है। बहुभ्रूणता की खोज सर्वप्रथम एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने संतरे में किया था। ये बहुविकल्पी में कई बार आया है, इसलिए इस बात को याद रखना,
ठीक है, तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने संतरे में किया था। नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं कृत्रिम परागण। नाम ही भैया देखिए भैया, कृत्रिम परागण यानी जो आर्टिफिशियल तरीके से कराया जाए, मानवों द्वारा जो परागण किया जाता है, ठीक है, इसी को बोरा वस्त्राकरण भी कहा जाता है, थैली लगाना जिसको कहा जाता है, बैंगी। और ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए क्या करते हैं कि सर्वप्रथम जैसे कोई पौधा है, तो सर्वप्रथम किसी पौधे में से, जैसे जिस पौधे में परागण कराना है, ठीक है, जिसमें क्या है परागण कराना है, उसमें से नर वाला भाग काटकर निकाल देंगे, ठीक है, क्योंकि अगर नहीं निकालेंगे तो उसी में से परागकण निकलकर परागण हो जाएगा। तो जिस पौधे में कराना होगा, जैसे ये कोई फूल है, तो इस फूल में से जो नर वाला भाग होगा उसे काटकर निकाल दिया जाता है, काटकर निकाल देंगे। फिर इसके बाद इस फूल को थैली से या पन्नी से ढक दिया जाता है। वो इसलिए ताकि बाहर से परागकण यहां तक मादा पुष्प तक ना पहुंच पाए। फिर उसके बाद अपनी इच्छानुसार, यानी उसी जाति के भाई पौधे के जो पुष्प के परागकण होंगे, क्या है मनुष्य लाता है और उस पुष्प पर छिड़क करके फिर से थैली को पन्नी को ढक देता है, तब तक के लिए कि जब तक कि परागण की प्रक्रिया पूरी ना हो जाए, निषेचन वगैरह हो ना जाए। ठीक है, तो ये चीज होता है इसमें। ठीक, इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया को ही कहा जाता है बोरा वस्त्राकरण, या फिर हम यूं कह लें कृत्रिम परागण। तो देखिए लिखेंगे कैसे, इसमें सर्वप्रथम जिस भी पुष्प में परागण कराना होता है उसमें से पुष्प के नर भाग को काटकर निकाल देते हैं। फिर क्या करते हैं, पुष्प को एक थैली से ढक देते हैं। इसके बाद मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार उसी जाति के पुष्प के परागकण को पुष्प के वर्तिकाग्र पर छिड़क देते हैं तथा फिर से थैली से ढक देते हैं, जब तक कि निषेचन की प्रक्रिया पूरी न हो जाए। ठीक है, और इस प्रक्रिया को बोरा वस्त्राकरण भी कहा जाता है। आई बात समझ में? तो ये हो जाता है भैया कृत्रिम परागण। चलिए, आई बात समझ, नोट कर लीजिए। हो गया ना, बहुत आसान है बच्चों, सारी टिप्पणी वाले। इसमें अगला है कि असंग जनन, ये भी इंपॉर्टेंट है। असंग जनन क्या होता है? देखिए असंग जनन क्या है कि हमें यह पता है कि प्रायः क्या होता है कि जब भी फल का निर्माण होता है कि वो लैंगिक जनन के बाद ही कोई नया पौधा तैयार होगा, नया बीज तैयार होगा, मतलब ये सभी जानते हैं। ठीक है, लेकिन जब बिना संलयन के ही या बिना लैंगिक जनन के ही अगर किसी मतलब नए पौधे का निर्माण हो जाए, तब ये घटना असंग जनन कहलाती है। ठीक, यानी उसमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया हो ही ना, उसके बावजूद भी एक नया पौधा तैयार हो जाए, तब वो असंग जनन कहलाएगा। और असंग जनन दो प्रकार का होता है। पहले जान लेते हैं परिभाषा। क्या लिखेंगे कि जब पौधों में लैंगिक जनन या युग्मक संलयन के बिना ही नए पौधे का निर्माण हो जाए, तो इस प्रक्रिया को असंग जनन कहते हैं। इसकी खोज विंकलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। और ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला कायिक जनन। अब देखिए कायिक जनन क्या है? कायिक जनन का मतलब ये होता है जिसमें मुख्य रूप से जैसे होते हैं कलम लगाना, है ना, कलिका वाली अवस्था, जैसे गुड़हल की हो गया, फिर उसमें जैसे गन्ने को काट कर कलम करके लगाते हैं, फिर उसके बाद क्या कहते हैं गुलाब का कमल लगाते हैं, तो वो चीज वो कायिक जनन के आधा। तो कायिक जनन में क्या होता है, इस प्रकार के जनन में किसी कलिका से जो तना या पत्ती उत्पन्न होती है उससे नए पौधे का निर्माण होता है या जन्म होता है। मतलब वही चीज ना भाई, कोई कलिका निकल रही होती है या वहीं से काट कर उसको लगा देते हैं, तब उससे एक नया पौधा बन जाएगा। ठीक है, और इस क्रिया में बीज का निर्माण नहीं होता है।
जैसे में देख लो गन्ना हो गया, अल्लू, आलू हो गया, अल्लू आ गया, अल्लू अर्जुन है ना। तो ये हो जाएगा कायिक जनन। अब कायिक जनन के बाद दूसरा जो होता है बच्चों असंग जनन का प्रकार, अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता का मतलब है कि इसमें प्रजनन तो बीज के द्वारा होगा, लेकिन बीज के बनने में संयुग्मन यानी संयुग्मन जो होगा या फिर या एवं जो अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। ठीक, यानी अनिषेक बीजता, अनिषेक बीजता में बात कर लें, इस प्रकार का प्रजनन तो बीज के द्वारा ही होगा, लेकिन बीज के निर्माण में यानी बीज के बनने में ये अर्धसूत्री विभाजन और संयुग्मन प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो ये दो प्रकार का होता है असंग जनन। नोट कर लेना इसे, हो गया ना। चलिए अब हम देखते हैं आगे, अगला देखते हैं बच्चों। चलिए ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे बच्चों, द्वि निषेचन या दोहरा निषेचन। इसको बोलने का तो भैया हम एक लाइन में भी परिभाषा कह सकते थे, लेकिन एक लाइन में परिभाषा लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा, मिलेगा नहीं आपको। बस इसको अच्छे से समझना, ये इतना लंबा चौड़ा परिभाषा जरूर है, लेकिन इसको बहुत सिंपल तरीके से चुटकियों में समझाएंगे आपको। देखिए द्वि निषेचन या दोहरा निषेचन, नाम ही है कि दोहरा निषेचन यानी दो बार निषेचन जब हो। तो देखिए बच्चों कि भ्रूण कोश में स्वतंत्र हुए दोनों नर केंद्रक नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं। यानी भ्रूण कोश से जो दो नर केंद्रक, अभी इसके पहले हमने जब देखा भ्रूण कोश में, तो क्या है, नर केंद्रक नर युग्मक की तरह व्यवहार करते हैं या कार्य करते हैं। इनमें से कह रहा है एक वास्तविक मादा युग्मक यानी अंड कोशिका के अंदर प्रवेश कर लेगा और उसके केंद्रक के साथ निषेचित हो जाता है। ठीक है, और दूसरा जो नर युग्मक होगा वो ध्रुवी केंद्रक के द्वारा बने द्वितीयक केंद्रक से निषेचित हो जाता है। मतलब समझिएगा, बोल ये रहा है कि भ्रूण कोश में से जो दो नर केंद्रक निकलते हैं वो नर युग्मक की तरह व्यवहार करेंगे, उसमें से एक वाला अंड कोशिका से निषेचित हो जाता है। ठीक है, अंड कोशिका से निषेचित हो जाएगा और दूसरा वाला क्या होता है, द्वितीयक केंद्रक से निषेचित हो जाएगा। ठीक है, और इस क्रिया में अगर हम देख ले, मतलब इस क्रिया, इस पूरी क्रिया को क्या कहते हैं, त्रिसंलयन कहते हैं। लेकिन देखें यहां पर तो एक ही भ्रूण कोश में दो बार निषेचन की प्रक्रिया हो रही है और इसी प्रक्रिया को ही क्या है, द्वि निषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। और द्वि निषेचन को सर्वप्रथम नावास्चिन नामक वैज्ञानिक ने लीलियम में खोजा था, लीलियम का जो पौधा होता है उसमें। ठीक, तो इसमें बताया क्या है, ध्यान से समझना, यहां पर समझने की बस जरूरत यह है, इसमें यह कहा गया है कि भ्रूण कोश में, भ्रूण कोश में से, भ्रूण कोश में से भाई बताया कि जो नर युग्मक निकलेगा इसमें से दो नर युग्मक निकलते हैं ना? इसमें बताया गया दो नर युग्मक, और पहला जो नर युग्मक होगा ये किसके साथ निषेचित होगा, तो अंड कोशिका के साथ। और जो दूसरा नर युग्मक होगा वो द्वितीय केंद्रक से, द्वितीय केंद्रक से निषेचित हो जाता है। अब कहने का मतलब बच्चों ये है कि यहां पर भी एक निषेचन की घटना हो गई है और यहां पर भी एक निषेचन की घटना हुई है।
है ना। तो यानी यहां पर देखा जाए तो यहाँ पे निषेचन एक बार हो रहा है, फर्स्ट और सेकेंड, तो दो बार निषेचन हो रहा है। तो यही घटना क्या कहलाएगा, द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन। वैसे में परिभाषा आराम से समझ जाओगे। यहाँ पे ये बोला गया कि भ्रूण कोश में स्वतंत्र हुए केंद्रक नर युग्मक की तरह व्यवहार करते हैं, जिसमें पहला नर युग्मक अंड कोशिका से निषेचित हो जाता है तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से निषेचित होता है। ठीक है, अर्थात यहां पर क्या होता है, एक ही भ्रूण कोश में दो बार निषेचन की घटना होती है, जिसके कारण इसे द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। नोट कर लेना बच्चों। हो गया ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी कई बार देखने को मिला है, द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का विकास। देखिए, एक बीजपत्री में भी आता है, द्विबीजपत्री में भी, बट अभी तक सबसे ज्यादा जो देखने को मिला है वो द्विबीजपत्री पौधों में मिला है। ठीक है, फिर उसके बाद यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि भ्रूण पोष, और भ्रूण पोष के प्रकार जिसमें होता है ना केंद्रीय भ्रूण पोष, उसके बाद कोशिकी, हेलोबियल, वो भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो देखिए, द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण के विकास का वर्णन करना है और चित्र के साथ में। देखिए, इसमें भी कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जो कुछ समझना है बच्चों इस चित्र में ही समझना है। ठीक है, द्विबीजपत्री पौधों में, द्विबीजपत्री का मतलब समझ रहे ना, जिसमें दो बीज पत्र हो। जैसे वैसे ही देख लो भाई, काजू हो गया दो बीज पत्र, बादाम हो गया दो बीज पत्र। ठीक है, इसी तरह कि जैसे अगर देखा जाए कद्दू के बीज में देखो दो बीज पत्र, मटर में देखो दो बीज पत्र, चना में देखो दो बीज पत्र, तो ये द्विबीजपत्री है। तो द्विबीजपत्री में अगर बात कर लें, युग्मनज यानी जाइगोट, अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा दो कोशिकाएं बनती हैं। यानी सबसे पहले अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा दो कोशिकाएं बनती हैं इसमें। ठीक है, और बीजांड द्वार की तरफ की कोशिका को आधारी कोशिका और निभाग की तरफ की कोशिका को अग्रस्थ कोशिका कहते हैं। ठीक, यहां पे ध्यान देना, ये आपको फिगर अभी दिख रहा है, इसमें क्या है तो यहां पे ध्यान देना। और जैसे जो आधारी कोशिका है, ठीक है, यहाँ पे बीजांड द्वार की तरफ की कोशिका को क्या कहते हैं, आधारी कोशिका। और निभाग की तरफ, जैसे अगर मान लिया जाए कि ये निभाग है, तो निभाग की तरफ की कोशिका को क्या कहते हैं, अग्रस्थ कोशिका, और जो बीजांड द्वार की तरफ की कोशिका है इसको आधारी कोशिका कहते हैं। तो भैया इसमें हम क्या ही बताएं, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि भैया जो ऊपर है निभाग है, और निभाग की कोशिका बोल रहा है वही चीज, निभाग की कोशिका को अग्रस्थ कोशिका क्या बोल रहा है, अग्रस्थ, अग्रस्थ कोशिका कह रहा है। और बीजांड द्वार की तरफ की कोशिका को आधारी कोशिका कहते हैं। अभी तो केवल इतना कहा। फिर आगे यहां पे है कि इसमें कह रहा है कि आधारी कोशिका में, जो आधारी कोशिका है, अनेक बार अनुप्रस्थ विभाजन से 6 से 10 कोशिका युक्त लंबी संरचना बनती है। देखिएगा बच्चों, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले देखिए यहां विभाजन हुआ, फिर उसके बाद एक यहां पे ऐसे 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे करते हुए, तो यहां से 6 से 10 कोशिका युक्त लंबी संरचना बनी ना, बन रही भैया, जिसे क्या कहते हैं, निलंबक कहते हैं। अगर आप नोटिस कर पाए बच्चों, तो यही क्या है, निलंबक है, निलंबक। देखिए ये देखिए लिखा है, यहां देखिए निलंबक कहते हैं। ठीक है, तो इसे निलंबक क्या है कहा जाता है। और निलंबक की ऊपरी संरचना फूलकर चूसकांक का निर्माण मतलब कार्य करती है। यानी ये संरचना देखिए धीरे धीरे यहाँ पे ये फूलती जाती है, तो यहाँ पर फूलकर ये चूसकांक का कार्य करती है, तथा निचली कोशिका विभाजित होकर मूल्यांकुर का अग्रभाग, यानी निचली कोशिका धीरे धीरे ये देखिए क्या होगी, तो ये विभाजित होती है। ऐसे देखिए, पहले इसे गोलाकार बना था, फिर धीरे धीरे हल्का विभाजन हुआ, फिर धीरे धीरे ये देखिए कितना बड़ा सा इसमें
ये बन रहा है, तो यही क्या है, ये मूल्यांकर, मतलब मूल्यांकुर का भाग बना रहा है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई ना बच्चों। चलिए पहले इतना नोट कर लीजिए, आगे थोड़ा और लिखना है आपको। आगे यहां पे लिखेंगे, इसमें थोड़ा सा और लिखना है कि प्रारंभ में इसमें अनुप्रस्थ कोशिका विभाजन होकर दो कोशिकाएं बनती हैं। भाई प्रारंभ में जो अग्रस्थ कोशिका, देखिए यही तो है नीचे की अग्रस्थ कोशिका, तो भैया सबसे पहले ये दो कोशिका बनाएगी। ठीक है, ये दो कोशिकाएं पुनः विभाजित होकर के चार कोशिका बनाएंगी, फिर ये चारों कोशिकाएं पुनः विभाजित होकर आठ कोशिका, मतलब इनमें विभाजन ऐसा होता जाता है कि दो कोशिका विभाजित होकर के चार कोशिकाएं, चार कोशिकाएं विभाजित होकर के आठ कोशिकाएं, इस तरह से इसमें कोशिका विभाजन होता जाता है। तो वही चीज कह रहा है कि प्रारंभ में इसमें अनुप्रस्थ मतलब अग्रस्थ कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका बनाती है, फिर ये दो कोशिकाएं क्या करती हैं, पुनः विभाजित होकर चार कोशिकाएं, फिर ये चारों कोशिकाएं पुनः विभाजित होकर आठ कोशिकाओं का एक गुच्छा बना देती हैं, और इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा मूल्यांकुर, प्रांकुर व बीजपत्र बनते हैं। यानी ये जो कोशिकाओं के गुच्छे, भाई यही तो पूरा कोशिकाओं का ये गुच्छा है, यही गुच्छा अब इसमें गुच्छों में, इसी गुच्छे में मूल्यांकर ये बन जाएगा, इसी गुच्छे में बीजपत्र ये अलग अलग भी अलग हो जाएगा, और इसी गुच्छे में प्रांकुर वाला भाग भी बन जाएगा। ठीक है, वही चीज बोल रहा है। आगे है, इसमें भ्रूण की वृद्धि के साथ साथ इनका आकार हृदय के आकार का होता जाता है, यानी हृदय के आकार का हो जाएगा जैसे दिख रहा है, तथा धीरे धीरे बीजपत्र, सबसे पहले देखिए ये हार्ट की तरह, जैसे लंग्स हैं, फेफड़े हैं ना, उस तरह से शुरू में एकदम वैसे हार्ट की तरह रहेगा, फिर धीरे धीरे फेफड़ों की तरह, फिर धीरे धीरे अलग हो गए। तो वही चीज है कि फिर बाद में वो बीजपत्र अलग हो जाते हैं, इस तरह से द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास हो जाता है। तो जरा बताइएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, क्या इसमें कुछ डिफिकल्ट लगा, कुछ कठिन लगा? नहीं ना, एकदम मक्खन है। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया, आगे चलते हैं। अगला देखते हैं भ्रूण पोष। अभी तक जो देखे भैया, देखिए ये भ्रूण पोष है, पोष का मतलब पोषण वाला, खाने वाला। जैसे काजू है वो भ्रूण पोष है, तो खाने वाला भाग है। बादाम आप खाते हो, भ्रूण पोष खाने वाला भाग है। दाल खाते हो, भ्रूण पोष है खाने वाला भाग। वही चीज, तो भ्रूण पोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हमने पहले ही बोला था। अब आपको लग रहा होगा यार ये क्या ही कठिन चैप्टर है, ये तो आसान है भैया, इसमें कुछ भी, शायद एक आध टॉपिक ऐसा लगा होगा, नहीं तो सब एकदम आसान है। तो प्यारे बच्चों, भ्रूण पोष क्या है देख, तो भ्रूण पोष एक पोषक ऊतक है, नाम ही से ही जाहिर हो रहा भैया, पोष, यानी भ्रूण पोष एक पोषक ऊतक है जिसका निर्माण पुष्पीय पादपों में निषेचन के बाद होता है। और भ्रूण पोष जो है भ्रूण के विकास व बीज अंकुरण के समय उपयोग में आता है। ये भ्रूण के विकास में और बीज के अंकुरण में इसका योगदान होता है। और यह मुख्यतः तीन प्रकार का होता है, बहुत सिंपल है। सबसे पहला केंद्रीय भ्रूण कोष। अब केंद्रीय भ्रूण कोष क्या होता है, तो इस प्रकार के भ्रूण कोष विकास में भ्रूण कोष केंद्रक बार बार विभाजन द्वारा स्वतंत्र रूप से बहुत से केंद्रक बनाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है ना, बहुत से केंद्रक बनाता है जो बाद में परिधि पर विन्यासित हो जाते हैं और भ्रूण कोष के मध्य में एक केंद्रीय रिक्तिका बन जाती है। प्यारे बच्चों, इसमें अगर आप देखें तो ये क्या है, केंद्रक। तो यहां पर वही चीज बोल रहा है, इसमें बहुत सारे क्या हैं, केंद्रक बन जाते हैं। और जो क्या होता है भी, ये बहुत सारे विभाजन में बहुत सारे होते हैं, और ये परिधि पर भैया, क्योंकि ये क्या है, ये परिधि है, परिधि पर ही जाकर के ये विन्यासित हो जाते हैं। और यहां पर बीच में क्या है, एक ऐसे ही बना लीजिए कि बीच में एक क्या है,
बीच में एक रिक्तिका बन जाती है। ठीक, बीच में एक रिक्तिका बन जाती है। ठीक, तो ये हो जाता है क्या चीज, केंद्रीय भ्रूणपोष। चलिए नोट कर लीजिए, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, एकदम सिंपल है। इसमें यही चीज बोला गया कि इसमें क्या होता है कि बार बार विभाजन के द्वारा स्वतंत्र रूप से इसमें बहुत सारे केंद्रक बनते हैं जो बाद में परिधि पर जाकर के विन्यासित हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि भैया एक मतलब रिक्तिका बीच में बन जाती है। ठीक, नोट कर लीजिए, हो गया ना। आगे चलते हैं, आगे है कोशिकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष क्या होता है, तो इस देखिए कोशिकीय भ्रूणपोष की बात कर लें, सामने दिख रहा है, तो इसमें भ्रूणपोष केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण होता है और अतः यह आरंभ से अंत तक कोशिकीय रहता है और सामान्यतः इस प्रकार के भ्रूणकोश में चूसकांग विकसित हो जाएंगे, यानी यहाँ कांटे को की तरह ये जो रहते हैं, यहाँ पर अगर देखिए इस तरह से जो है ये चूसकांग होंगे, इस तरह से जो है इसमें यही चीज चूसकांग विकसित हो जाते हैं और ये क्या है, युग्मनज है यानी जाइगोट है। ठीक है, तो ये हो जाता है कोशिकीय भ्रूणकोश। अगला है हैलोबियल भ्रूणकोश। अब जो हैलोबियल भ्रूणकोश होगा ना बच्चों, तो हैलोबियल भ्रूणकोश का बात कर लें तो ये दोनों की मिली जुली अवस्था होती है, मतलब यह केंद्रकीय और कोशिकीय भ्रूणकोश के मध्य का भ्रूणकोश होता है, इन दोनों के बीच का। यह केवल एक बीजपत्री के हैलोबियल में पाया जाता है और इसी के कारण ही इसे हैलोबियल भ्रूणकोश कहते हैं। इसमें बीजांड द्वार तथा निभागी प्रकोष्ठ उपस्थित होते हैं, यानी यहाँ पे क्या होगा, अब अगर आप यहाँ देखें बच्चों तो इसमें ऊपर ये क्या है, निभाग है। ठीक है, अगर इधर देखें भैया तो निभाग और उसके बाद बीजांड द्वार, ये नीचे का हिस्सा क्या है, बीजांड द्वार, जो कि आपने सबसे पहले ही बीजांड की संरचना में देखा है कि ऊपर का भाई बीजांड द्वार का अपोजिट वाला हिस्सा ही निभाग कहलाता है। तो यहाँ पर वही चीज बोल रहा है कि भैया इसमें बीजांड द्वार तथा निभागी प्रकोष्ठ उपस्थित होते हैं। ठीक, तो फिगर समझ में आ रहा है। इसमें ये क्या होते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं चूसकांग, यानी चूसक अंग होते हैं इसमें। ठीक, चलिए नोट कर लेना इसको भी। नोट कर लीजिए भैया। हो गया बच्चों। अब हम देखते हैं लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। वैसे इक्के दुक्के और हैं लेकिन 99% टॉपिक तो हम लपेट दिए आज। ठीक है, इस कोई नहीं, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा, बस 1-2% हमने बताया ना, वो भी जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे तो उसमें करवा देंगे। क्वेश्चन है कि फल किसे कहते हैं तथा फल के प्रकार। तो भैया फल क्या है, फ्रूट होते क्या हैं, तो प्यारे बच्चों अंडाशय का परिपक्व भाग ही फल कहलाता है। तो लिखेंगे अंडाशय के परिपक्व भाग को फल कहते हैं, या ऐसे कह लें कि निषेचन के बाद अंडाशय से फल का निर्माण होता है। और फल के प्रकार में 2 प्रकार के होते हैं, पहला सत्य फल, दूसरा असत्य। लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाता है 90% असत्य फल पूछा जाता है, सत्य के बारे में नहीं। एक बार आया था, ठीक 1 साल पहले, सत्य और असत्य फल में अंतर, नहीं तो ये ही असत्य फल ज्यादा पूछता है। तो बस समझना कि सत्य फल किसे कहते हैं। तो बच्चों ऐसे फल जो केवल अंडाशय से बनते हैं,
यानी जो अंडाशय से परिपक्व भाग से, अंडाशय के परिपक्व भाग से बनते हैं, वो क्या है, सत्य फल कहलाते हैं, ट्रू फ्रूट्स कहलाते हैं। जैसे आम, टमाटर, अंगूर, मटर आदि, ये सत्य फल हैं। लेकिन जो हमें समझना है, बोला ना, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, वो आता है असत्य फल, या इसी को कई फल से, इसको कई नाम से जाना जाता है। इसी को, असत्य फल को मिथ्या फल क्या बोलता है, मिथ्या फल। इसी को झूठा फल, इसी को आभासी फल। तो कई फल के नाम से जाना जाता है, इसीलिए तो बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट है। तो भैया असत्य फल, झूठा फल, मिथ्या फल, कुछ भी कह ले, तो ये आभासी फल क्या होता है? ऐसे फल, ऐसे फल भैया जो अंडाशय के साथ साथ पुष्पासन, पुष्प यानी पुष्प का जो पुष्पासन भाग होता है, ठीक है, उससे और साथ ही पुष्प के अन्य भाग से भी मिलकर बने। जैसे सेब क्या है कि सेब में जब पुष्पासन यानी फूल लगता है तो अक्सर, और जैसे कुछ पौधे होते हैं तो उनमें जो फूल वाला पंखुड़ियों वाला हिस्सा होता है गिर जाता है, तो सेब वगैरह है तो उसमें गिरता नहीं है, वही फल में समझो चिपक कर लीन, एकदम विलीन हो जाता है। तो वही चीज है कि जो फल अंडाशय, मतलब ऐसे फल जो अंडाशय के साथ साथ पुष्पासन तथा पुष्प के अन्य भाग से भी मिलकर बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, असत्य फल कहते हैं। जैसे बात कर ले बच्चों, जैसे में सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी आदि, ये सभी क्या हैं, ठीक है, असत्य फल होते हैं। आई बात समझ में? तो ये रहा सत्य और असत्य फल। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया? तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों को आज की ये क्लास काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे लाजवाब टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी और मजेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।